कहानी की शुरुआत नॉर्वे के पश्चिमी हिस्से में स्थित ट्रोल हिल पर छुट्टियों के दौरान चढ़ाई कर रहे एक पिता और बेटी से होती है। चोटी पर पहुंचने के बाद टोबाया ने अपनी बेटी नोरा को ट्रोल की प्राचीन कथा सुनाई। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले विशालकाय ट्रोल दुनिया भर में घूमते थे, लेकिन एक दिन किसी ने उन पर जादू कर दिया और उन्हें पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया। इन पुरानी कहानियों पर विश्वास करने वाले टोबाया का मानना था कि ट्रोल अभी भी नॉर्वे के पहाड़ों में छिपे हुए हैं और शायद किसी दिन फिर से जाग उठेंगे। ये सुनकर छोटी नोरा कहानी के बारे में बहुत उत्सुक हो गई, लेकिन 20 साल बाद जब नोरा बड़ी हुई तो उसका जादू या मिथकों में कोई विश्वास नहीं रहा। अब वह केवल आधुनिक विज्ञान पर भरोसा करती थी। वह एक जीवाश्म विज्ञानी बन गई थी। जीवाश्म विज्ञानी वे वैज्ञानिक होते हैं जो जमीन के नीचे पाए जाने वाले प्राचीन अवशेषों की जांच करके अतीत का अध्ययन करते हैं। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसने आखिरकार एक बड़ा जीवाश्म खोजा। जश्न मनाने के लिए उसने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की। इसी बीच पहाड़ों में एक नया मेट्रो स्टेशन बनाने का काम तेजी से चल रहा था। मेट्रो के लिए रास्ता साफ करने के लिए इंजीनियर पहाड़ियों के अंदर विस्फोट कर रहे थे। कई लोग संगीत थे। इन विस्फोटों का विरोध किया जा रहा था, लेकिन विरोधों को अनसुना करते हुए इंजीनियर अपना काम जारी रखे रहे। जब वे एक गुफा में दाखिल हुए तो अचानक उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी। संगीत इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, जमीन जोर से हिलने लगी। अगले ही पल इंजीनियरों ने एक विशाल और भयानक जीव को देखा। उसे देखकर वे अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन गिरते मलबे ने उन्हें गुफा के अंदर फंसा लिया। जल्द ही इस घटना की खबर नॉर्वे के सेना मुख्यालय तक पहुंच गई। जनरल ने तुरंत घटनास्थल की स्पष्ट तस्वीरें लेने के लिए एक विमान भेजा ताकि वे समझ सके कि क्या हुआ था। उन्होंने प्रधानमंत्री को तुरंत सूचित करने का भी आदेश दिया। नॉर्वे के प्रधानमंत्री के पहुंचने के तुरंत बाद उसकी सलाहकार एंड्रिया थी। वह सैन्य अड्डे की ओर रवाना हुई, जहां रास्ते में उसकी मुलाकात रक्षा मंत्री से हुई। उन्होंने उसे बताया कि दुर्घटना में 50 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। फिर उसे घटनास्थल की तस्वीरें दिखाई गईं, जहां जमीन में बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे थे। एंड्रिया को लगा कि वे किसी विशालकाय जीव के पदचिह्न जैसे दिखते हैं, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ कह नहीं पाए और उसके विचारों को नजरअंदाज कर दिया गया। इस बीच नोरा अभी भी अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रही थी। अचानक एक सेना का हेलीकॉप्टर आया और एक सैनिक बाहर निकला। उसने नोरा को बताया कि प्रधानमंत्री उससे तुरंत मिलना चाहते हैं। बिना समय बर्बाद किए नोरा हेलीकॉप्टर में सवार हुई और सैन्य अड्डे के लिए रवाना हो गई। पहुंचते ही एंड्रिया उसे एक कमरे में ले गई, जहां प्रधानमंत्री सहित सभी उच्च पदस्थ अधिकारी बैठे थे। अब तक एकत्रित जानकारी के आधार पर सभी का मानना था कि यह घटना किसी घातक गैस के कारण हुई थी, लेकिन नोरा इस स्पष्टीकरण से सहमत नहीं थी। वह तस्वीरों में दिखाए गए पदचिह्नों की जांच करने गई। उन निशानों को देखकर उसे लगा कि यह कोई विशालकाय प्राचीन जीव हो सकता है जो किसी तरह यहां आ गया हो, फिर से जीवित हो उठी। एंड्रिया के मन में भी ऐसे ही विचार थे, लेकिन उसने सबके सामने ये बातें कहना उचित नहीं समझा। अन्य अधिकारियों ने नोरा के विचारों को खारिज कर दिया और माना कि वह मजाक कर रही है। उनके अनुसार इस आपदा के पीछे कोई प्राचीन जीव नहीं हो सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा जीव इतने सालों तक क्या खाता रहा होगा और इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रह पाया होगा। उसी क्षण सिगरेट नाम की एक तकनीकी विशेषज्ञ कमरे में दाखिल हुई। उसने बड़ी मुश्किल से हासिल किया हुआ घटना का वीडियो दिखाया। जैसे ही उसने फुटेज चलाया, कमरे में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। वीडियो में साफ तौर पर लगभग 150 फीट लंबा एक विशालकाय राक्षस दिखाई दे रहा था। ये स्पष्ट हो गया कि नॉर्वे के पहाड़ों में एक विशालकाय जीव घूम रहा था। इसी बीच लिया नाम के एक गांव में एक बुजुर्ग दंपति अपने घर में शांति से आराम कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक जोरदार दहाड़ सुनी। कुछ ही क्षणों बाद उनके घर के अंदर सब कुछ जोर से हिलने लगा। उन्होंने सोचा कि यह भूकंप है और डर के मारे एक गुप्त कमरे में छिप गए। जब कंपन रुका और वे बाहर आए तो उन्होंने पाया कि उनका पूरा घर तबाह हो गया। संगीत आसपास के इलाके को भी भारी नुकसान हुआ था। बेस पर वापस आकर नोरा घटना की जांच के लिए पूरी तरह तैयार थी। संगीत सभी की सहमति से प्रधानमंत्री ने उसे वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया। बैठक समाप्त होने के बाद एंड्रियास ने नोरा को लेका में हुई तबाही के बारे में बताया। संगीत तुरंत वे एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर गांव के लिए रवाना हो गए। उड़ान के दौरान उन्होंने बहुत बातें की। एंड्रिया ने नोरा से पूछा कि उसने जीवाश्म विज्ञानी बनने का फैसला क्यों किया। संगीत नोरा ने कहा कि उसे बचपन से ही प्रकृति से प्यार था और वह दुनिया को और गहराई से समझना चाहती थी। उसने उसे अपने पिता टोबाया के बारे में भी बताया, जो उसे पहाड़ों पर ले जाया करते थे और उनसे जुड़ी कहानियां सुनाते थे। लेकिन समय के साथ वे उन कहानियों में इतने मग्न हो गए कि उनका वास्तविकता से संपर्क टूट गया।
आखिरकार उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें मानसिक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जब नोरा और एंड्रियास ने लेका में तबाही देखी तो वे स्तब्ध रह गए। वहां उनकी मुलाकात कैप्टन क्रिस से हुई, जो सेना के लिए ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे। क्रिस ने उन्हें बताया कि लाइका में भारी नुकसान पहुंचाने के बाद उस जीव ने संगीत 2 मील आगे बढ़ा, फिर अचानक गायब हो गया। सेना के प्रयासों के बावजूद वे उसका पता नहीं लगा सके। ऐसा लगा जैसे वह विशालकाय राक्षस हवा में गायब हो गया हो। इसके बाद उन्होंने उस बूढ़े दंपति से पूछताछ की, जो अपने गुप्त कमरे में छिपे होने के कारण अभी भी भयभीत थे। उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं था, फिर भी बूढ़ी औरत ने कहा कि उसने किसी प्राणी की दहाड़ सुनी थी, मानो किंग कांग उन पर हमला करने वाला हो। लेकिन ये जानकारी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए नोरा ने अकेले ही उस क्षेत्र की जांच शुरू की। अपनी खोज के दौरान संगीत उसे एक अजीब गंध महसूस हुई। गंध का पीछा करते हुए उसने एक विशाल पद चिन्ह देखा। नोरा ने तुरंत उसकी जांच शुरू कर दी, लेकिन अपने प्रयासों के बावजूद वह कोई भी जैविक नमूना नहीं ढूंढ पाई जिससे उस प्राणी की पहचान हो सके। कोई और विकल्प न होने पर नोरा ने अपने पिता से मदद लेने का फैसला किया। वह एक पहाड़ पर बहुत दूर रहते थे। उन तक जल्दी पहुंचने के लिए नोरा, एंड्रियास और कैप्टन क्रिस ने एक हेलीकॉप्टर लिया। लेकिन जैसे ही वे पहुंचे, टोबाया ने उन पर बंदूक तान दी। संगीत नोरा को देखते ही वह शांत हो गया। उसने उन सभी को अपने घर के अंदर बुलाया, जहां वह अभी भी ट्रोल्स पर शोध कर रहा था। संगीत इतने वर्षों बाद भी जब उन्होंने उसे वीडियो दिखाया तो वह चौंक गया। उसने बस इतना कहा, वे आ गए हैं। नोरा को कुछ समझ नहीं आया और संगीत ने उससे वैज्ञानिक व्याख्या पूछी ताकि वे उस प्राणी से निपटने का कोई तरीका ढूंढ सकें। लेकिन टोबाया अपने शोध के प्रति समर्पित रहा। उसके अनुसार नॉर्वे से ट्रोल इसलिए गायब हो गए क्योंकि लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया था। उसने ये भी दावा किया कि उसने वर्षों पहले इस सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे चुप कराने के लिए एक मानसिक अस्पताल भेज दिया गया था। फिर उसने अपना बैग उठाया और उन सभी को एक खास जगह पर अपने पीछे आने को कहा। संगीत वे कुछ देर हेलीकॉप्टर में उड़े और आखिरकार टोबाया द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंच गए। उतरते ही उसने उस क्षेत्र की जांच शुरू कर दी। चारों ओर देखने के बाद उसने महसूस किया कि वह जगह पूरी तरह से बदल गई थी। संगीत इसी बीच नोरा को फिर से वही अजीब गंध महसूस हुई जिसे उसने हाइपरनेचर नाम दिया था। संगीत इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, नोरा ने वहां एक विशाल प्राणी को देखा। ये वही ट्रोल था जो आसपास छिपा हुआ था। सौभाग्य से संगीत सभी जल्दी से हेलीकॉप्टर में वापस चढ़ गए और बच निकले। एक सुरक्षित क्षेत्र में उन्होंने ट्रोल्स का वीडियो सरकार को भेजा। इतने बड़े ट्रोल को देखकर सब हैरान रह गए। ट्रोल्स के अस्तित्व की पुष्टि हो जाने के बाद प्रधानमंत्री ने तुरंत उनके खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर दिया। कैप्टन क्रिस को मिशन का नेतृत्व सौंपा गया। प्रधानमंत्री के आदेशानुसार सेना ने ट्रोल पर एक खतरनाक हमला शुरू किया, लेकिन उनके सबसे शक्तिशाली मिसाइलों का भी उस जीव पर कोई असर नहीं हुआ। वे उस जीव को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सके। जैसे ही ट्रोल ने एक सैनिक को पकड़कर खा लिया, टोबाया उसके सामने आ गया और उसे शांत करने की कोशिश की। पहले तो ट्रोल ने टोबाया की बात सुनी, लेकिन अचानक एक और सेना इकाई ने उस पर हमला कर दिया जो हमले से क्रोधित थी। ट्रोल सैनिकों की ओर मुड़ा। उसकी पूंछ भूमि और सीधे टोबाया पर लगी। वह बुरी तरह घायल हो गया। ये देखकर नोरा अपने पिता की ओर दौड़ी, लेकिन टोबाया के बोलने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। उस रात नोरा रोते हुए अपने पिता की डायरी पढ़ती रही, उम्मीद करती रही कि उसे ट्रोल्स को रोकने का कोई रास्ता मिल जाए। घंटों पढ़ने के बाद उसे पता चला कि ट्रोल अक्सर चर्चों पर हमला करते हैं। संगीत वे उन्हें नष्ट कर देते हैं क्योंकि वे घंटियों की आवाज से उसे नफरत थी। जब नोरा ने यह विचार सरकारी अधिकारियों के साथ साझा किया तो उन्होंने पहले सोचा कि वह बेवजह जिद कर रही है। मिसाइलें काम नहीं कर रही थी, इसलिए नोरा का मानना था कि उन्हें एक अलग तरीका अपनाना होगा। प्रधानमंत्री ने अंततः उसकी योजना को मंजूरी दे दी। जल्द ही चर्च की बड़ी घंटियों से लैस 4 सेना के हेलीकॉप्टर ट्रोल की ओर रवाना हुए। योजना कुछ समय के लिए कारगर रही, लेकिन ट्रोल ने जल्दी ही नियंत्रण हासिल कर लिया और चारों हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर दिया। अब वह और भी ज्यादा उग्र हो गया और हर जगह तबाही मचाने लगा। इस अफरा तफरी में ट्रोल ने एक बच्चे की जान भी बचाई, जिससे पता चलता है कि उसमें अभी भी थोड़ी दया बाकी थी। इस घटना के बाद दुनिया भर के समाचार चैनलों ने इस कहानी को दिखाना शुरू कर दिया। जनता में दहशत फैल गई। प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा कर दी। उन्होंने ओस्लो और आसपास के इलाकों को तुरंत खाली करने का आदेश दिया। ट्रोल तेजी से शहर की ओर बढ़ रहा था। इस बीच अपनी योजना के विफल होने के कारण नोरा को वैज्ञानिक सलाहकार के पद से हटा दिया गया। उसी समय एंड्रियास ने सरकार की अगली योजना का पता लगा लिया।
उनका इरादा ट्रोल को नष्ट करने का था। ओस्लो के आसपास बड़े पैमाने पर बम धमाके हुए, लेकिन एंड्रियास उन्हें रोकने में असमर्थ था, इसलिए उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। नोरा और एंड्रियास समेत हजारों लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। नोरा का दिल टूट गया कि वह देश को इस संकट से नहीं बचा सकी। उसने अपने पिता की डायरी दोबारा पढ़ना शुरू किया। इस बार उसने देखा कि सिंडिंग नाम कई बार दोहराया गया है। जब उसने एंड्रियास को इसके बारे में बताया तो उसने समझाया कि सिंडिंग एक राजकुमार था जो कभी ओस्लो के एक भव्य महल में रहता था। वह देश का सबसे अमीर आदमी भी था। नोरा को लगा कि उन्हें महल में कोई सुराग मिल सकता है। उसने तुरंत एंड्रियास से उसे महल ले जाने के लिए कहा। जब वे महल पहुंचे तो उनकी मुलाकात अमीर सिंडिंग से हुई, जो पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। इसके बाद वह उन्हें महल के अंदर ले गया। अंत में उसने नॉर्वे के ट्रोल्स का रहस्य उजागर किया। टोबाया शुरू से ही सही थी। प्राचीन काल में ट्रोल सचमुच नॉर्वे की धरती पर घूमते थे। सिंडिंग उन्हें एक भूमिगत कक्ष में ले गया। वहां उसने स्वीकार किया कि उसने इस सच्चाई संगीत को छिपाने के लिए टोबाया का जीवन बर्बाद कर दिया था। जब टोबाया सब कुछ उजागर करने के बहुत करीब पहुंच गया तो सिंडिंग ने ही उसे रोका था। उसे एक मानसिक अस्पताल में भेज दिया गया। वह जिस रहस्य को छिपाना चाहता था वह महल के नीचे दबे ट्रोल के कंकाल थे। उसके परिवार ने पीढ़ियों से उन्हें दुनिया से छिपा रखा था। महल खुद ट्रोल राजा की गुफा के ऊपर बना था। ईसाई धर्म के प्रसार के दौरान ट्रोल राजा और उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया था। अब देश भर में तबाही मचाने वाला प्राणी खुद ट्रोल राजा था। वह बस घर लौटने की कोशिश कर रहा था। सिंडिंग ने समझाया कि ट्रोल अपने परिवार को किसी भी चीज से ज्यादा महत्व देते हैं। नॉर्वे के ईसाईकरण के दौरान ट्रोल राजा को पहाड़ों में जाने के लिए मजबूर किया गया था। अब हाल ही में हुए विस्फोटों के कारण वह जाग उठा था और लौट आया था। वह अपने परिवार से मिलने के लिए ओस्लो जा रहा था। नोरा और एंड्रियास ये जानकर हैरान रह गए कि ट्रोल राजा के परिवार के कंकाल उनके ठीक सामने पड़े थे। जब नोरा ने हड्डियों पर यूवी प्रकाश डाला तो वे तुरंत पिघलने लगीं। इससे साबित हुआ कि ट्रोल यूवी प्रकाश में जीवित नहीं रह सकते। नोरा संगीत ने फिर सिंडिंग से उसका सबसे बड़ा वाहन मांगा। उसने उसे रानी का पसंदीदा ट्रक सौंप दिया। नोरा ने फोन किया कैप्टन क्रिस को अपनी योजना के बारे में बताया। वे ट्रोल राजा को लुभाएंगे, उसे जाल में फंसाएंगे और यूवी प्रकाश से उस पर हमला करेंगे। इसके लिए उन्हें कई बड़े यूवी लाइटों की आवश्यकता थी। एंड्रियास ने अपनी दोस्त सिगरेट से संपर्क किया और उससे किसी भी कीमत पर ओस्लो बमबारी को टालने की विनती की। सौभाग्य से सिगरेट एक कुशल हैकर थी। उसने चुपचाप किसी को भी आगाह किए बिना मिसाइल प्रक्षेपण प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया। इस बीच नोरा और एंड्रियास अपनी योजना पर काम करते रहे। वे ट्रोल राजा के बच्चे की खोपड़ी को ट्रक में लेकर घूम रहे थे। उन्होंने इसका इस्तेमाल जानबूझकर ट्रोल राजा का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया। उनका लक्ष्य उसे सीधे यूवी प्रकाश के जाल में ले जाना था। जब ट्रोल राजा ने अंततः खोपड़ी तोड़ी तो उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका है। इससे वह और भी क्रोधित हो गया। सैन्य अड्डे पर सिगरेट को हैकिंग करते हुए पकड़ा गया, लेकिन जनरल उसकी मंशा समझ गए और बमबारी की योजना रद्द कर दी। शहर में अभी भी कई नागरिक थे जो उन विस्फोटों में मारे जाते। इसी बीच नोरा और एंड्रियास आखिरकार ट्रोल को जाल में फंसाने में कामयाब हो गए। जैसे ही वह वहां पहुंचा, कैप्टन क्रिस और उनकी टीम ने एक साथ सभी यूवी लाइटें चालू कर दीं। उनकी योजना काम करने लगी। धीरे धीरे ट्रोल जलने लगा, लेकिन उसे इतनी पीड़ा में देखकर नोरा ने अचानक अपना इरादा बदल दिया। उसने एक एक करके यूवी लाइटें बंद करना शुरू कर दिया क्योंकि वह उसकी जान बचाना चाहती थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक उसी समय सूर्य उदय हुआ। जैसे ही सूर्य की किरणें ट्रोल राजा पर पड़ी, वह जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर कमजोर पड़ गया और पूरी तरह पत्थर में बदल गया। उसकी मृत्यु देखकर नोरा को अंदर से गहरा दुख हुआ। जब उसके आसपास के सभी लोग जश्न मना रहे थे, नोरा और एंड्रियास अभी भी बेचैन थे। वे सोच रहे थे कि क्या देश में कहीं और भी ट्रोल छिपे हुए हैं। उसी क्षण प्रधानमंत्री आ गईं। वह नोरा के प्रयासों से इतनी प्रसन्न थी कि उनकी प्रशंसा करने के लिए सही शब्द ढूंढना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। उनकी मुस्कान ही उनकी राहत और कृतज्ञता को दर्शा रही थी। कुछ दिनों बाद अप्रत्याशित घटना घटी। जमीन पर फैली बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक फिर से हिलने लगीं। उन हिलते हुए पत्थरों से एक और ट्रोल धीरे धीरे प्रकट हुआ, जो नॉर्वे में अराजकता फैलाने के लिए पूरी तरह तैयार था। ट्रोल राजा के लिए मुझे सच में बहुत बुरा लगा। संगीत अंत में वह बस अपने घर लौटना चाहता था। इस बारे में आपका क्या विचार है? हमें कमेंट्स में बताएं। अगले वीडियो में